हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको अपनी जो स्ट्रगल स्टोरी थी मेरी और उसके बाद मुझे सक्सेस कैसे मिली उसके बारे में आपको पूरा बताने वाली हूँ। और उसके बाद हम जो MPSIRDC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में भी बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और MPSI की जो 30 डेज स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी बात करेंगे और मेरे किन किन एग्जाम्स में सिलेक्शन हुए थे उनके रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कहानी शुरू होती है 2012 से। मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। उसके बाद वर्ग 3 समता शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी आई। तो पापा ने बोला फॉर्म भर दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना था। तो पापा ने उस फॉर्म को भर दिया। मैथ्स वगैरह अच्छा था मेरा, मैथ्स हिंदी वगैरह अच्छी थी उस वक्त। और तो फॉर्म भर दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसको ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए चली गई थी। तो उस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स में मार्क्स आए थे 115.63 आउट ऑफ 150। मेरी 4000 रैंक थी पूरे MP में और इसका रिज़ल्ट ये है। इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, पर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो कुछ दिन बाद ही CM ने घोषणा की कि इसमें सिर्फ D.Ed और B.Ed वालों को लिया जाएगा। मेरे पास D.Ed B.Ed नहीं थी, तो उस वजह से मेरा उसमें मेरी जॉब नहीं लगी। फिर धीरे धीरे फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तब तक सब लोग, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी तो सब लोग पापा से बोलने लगे कि MPSI की वैकेंसी आई थी, तो पापा ने मुझसे बोला कि लड़की की हाइट अच्छी है, SI की प्रिपरेशन करवाओ। तो मैंने MPSI की प्रिपरेशन की। तो MPSI की प्रिपरेशन में जी जान से मेहनत की। मुझे लगा था कि रनिंग फिजिकल तो यूँ निकल जाएगा। मैंने रनिंग पर इतना फोकस नहीं किया, कभी दौड़ ना देखी थी ना कभी की थी। मैं सिर्फ अपने रिटर्न के मार्क्स पर ध्यान देती रही। मैंने इतनी इतनी तैयारी की। उस वक्त मेरे रिटर्न में मार्क्स आए थे 152 आउट ऑफ 200। तो पर उसका रिजल्ट मेरे से मिस हो गया है क्योंकि वो 2017 की बात थी और उसके बाद शादी हुई और रिजल्ट पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो उसमें उसका जब फिजिकल हुआ 6 फरवरी 2018 को, फिजिकल में सिर्फ रनिंग में 3 सेकंड से बाहर हो गई। तो जब रिजल्ट उसका रिजल्ट आया, तो जब उसमें बाहर हुई ना, तो लोगों को समझना जब वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मतलब फिजिकल का रिजल्ट आया, तो वो बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं और मेरी फैमिली वाले और जो आसपास लोग थे वो लोग मान ही चुके थे कि मैं ऐसा ही बनी जाऊँगी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फिजिकल से बाहर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो झटका से उभरने में मुझे 2-3 महीने लग गए। फिर मैंने CPCT कंप्लीट किया। CPCT किया तब तक ये 2018 ग्रुप 4 की वैकेंसी आ गई जून में। तो जब वो वैकेंसी आई तो मैंने उसके लिए फॉर्म फिल किया, तैयारी की। थोड़ी कम तैयारी थी उस टाइम पे मेरी। तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे 76 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो मेरा सिलेक्शन, आपको रिजल्ट तो नहीं है बट सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट में हुआ है मैं उसका जॉइनिंग ऑर्डर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो वो रिजल्ट भी पता नहीं कहाँ ही मिस हो गया क्योंकि 2018 के बाद मेरी शादी हुई ना, तो ये कुछ रिजल्ट जो पहले के रिजल्ट थे वो इधर उधर मिस हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ बट मुझे पोस्ट मिली संविदा की। पहले पता नहीं था कि संविदा होता क्या है, बट ज्वाइनिंग कर ली कि जॉब ज़रूरी है, कहीं से भी जॉब मिलनी चाहिए, ज्वाइन कर ली। फिर तो संविदा पोस्ट थी, ज्वाइन मैंने कर ही लिया क्योंकि जॉब ज़रूरी थी। सबसे पहले सब लोगों ने बोला कि नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, संविदा ही क्यों नहीं, आप जॉब ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर ली। पर उसको ज्वाइनिंग को भी देने में उन्होंने एक पूरे उस डिपार्टमेंट ने पूरा 1 साल लगा लिया। 2018 में रिजल्ट आया, 2019 में ज्वाइनिंग हुई। 2019 में ज्वाइनिंग हुई, उसके 4 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर से मेरी पढ़ाई ट्रैक से उतर गई। फिर उसके बाद 2021 दिसंबर में MP हाई कोर्ट की वैकेंसी आई असिस्टेंट ग्रेड 3 की। उसका एग्ज़ाम हुआ फरवरी में। तो उस एग्ज़ाम को मैंने अच्छे से दिया। उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया मार्च में। तो मार्च में उसका रिजल्ट आया, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। उसका रिजल्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 5/2022 में इसका रिजल्ट आया। पर टाइपिंग की मैं प्रैक्टिस करती रही, ऑफिस में भी प्रैक्टिस करती थी। पर इसकी टाइपिंग की जो डेट आने में पूरा 1 साल लग गया, जो आई फरवरी 2023 में। उस वक्त मेरी बच्ची 1 महीने की थी और टाइपिंग की जो डेट आई ना, वो सिर्फ 20 दिन पहले उन्होंने अनाउंस की थी। तो 20 दिन में मैं उस प्रैक्टिस को भी नहीं कर पाई। मेरी बच्ची छोटी थी, सब लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने सबने मना किया कि इतना दूर सेंटर पड़ा हुआ है, जबलपुर सेंटर था, तो जाने की जरूरत नहीं है और एक जॉब तो आप कर ही रहे हो तो रहने दो इसको। तो इस तरीके से मेरे हाथ से ये वाली जॉब भी चली गई। फिर उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था कि अब तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं रही। फिर 2024 दिसंबर आया। दिसंबर में न्यूज़ आई कि महिला आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। तो जब 6 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने फिर इसके लिए तैयारी स्टार्ट करी क्योंकि उसमें संविदा कैटेगरी के लिए अलग से पोस्ट थी। तो क्योंकि मेरी संविदा की डिग्री को पूरे 5 साल हो गए थे तो मुझे इसका बेनिफिट मिला। इसमें मेरे मार्क्स आए 173 और उसके बाद मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया है। अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, जल्दी इसकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए, मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद भी मुझे जॉब अब जाके मिली है। जॉब मिली थी 2018 में, बट वो संविदा कैटेगरी की थी, एक परमानेंट पोस्ट की जिसको हर किसी को चाह होती है, वो जॉब मुझे अब जाके मिली है। तो संघर्ष कितना लंबा था। और
लोग बच्चे जो है ना वो एक एग्जाम अगर क्वालिफाई तो बात की बात है, अगर एक एग्जाम में उसके मार्क्स अच्छे आए और उसके बाद रिजल्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना तो वो हताश हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने के बाद भी, मैं आज तक डिमोटिवेट नहीं हुई। फिर भी मैंने एमपीएसआई का फॉर्म भर दिया, पर एमपीएसआई का मेरा एग्जाम कुछ खास अच्छा नहीं गया क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी। तो बट ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब है सुपरवाइजर की। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको जॉब चाहिए ना तो उसके लिए पैशन होना चाहिए कि हाँ हमको जॉब किसी भी कंडीशन में चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल। और एक बात, मैंने कभी भी ट्यूशन लगा के कोचिंग में कभी स्टडी नहीं की है। मैंने जितने भी एग्जाम निकाले हैं मैंने सेल्फ स्टडी की है, मोबाइल से की है, ऑनलाइन जो यूट्यूब पर जो भी कोचिंग की मुझे ज़रूरत होती थी मैं उनके यूट्यूब पर वीडियोज से पढ़ती थी। तो मैंने सारी स्टडी मेरी यूट्यूब से हुई है। तो हमको क्या है कि डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका सिलेक्शन मान लो कांस्टेबल में नहीं होगा या ये एमपीएसआई में नहीं हुआ, एमपीएसआई की तैयारी करेंगे, एमपीएसआई में नहीं होगा, बाकी किसी और एग्जाम में होगा। तो मैं आपको बस, अगर आपकी किस्मत में अगर नौकरी है तो आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। और अगर आपकी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में मैंने इतने सिलेक्शन लिए, मेरी किस्मत में वो जॉब नहीं थी तो वो नहीं मिली मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेक्शन नहीं होते और बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेरे से कम मार्क्स वाले आज पहले से ही जॉब कर रहे हैं। और ग्रुप 4 में भी जब 2018 में मेरे मार्क्स अच्छे थे बट मेरे पास हिंदी की सीबीसीटी थी। तो जो इंग्लिश, मेरी फ्रेंड थी जिसके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सीबीसीटी थी, उसको तभी उतने ही मार्क्स पर परमानेंट पोस्ट मिल गई। पर मेरे पास एक हिंदी सीबीसीटी होने की वजह से मुझे संविदा पोस्ट मिली। तो आपको हताश नहीं होना है और मोटिवेटेड रहना है हमेशा किसी भी कंडीशन में। मैं शादी हुई, शादी से पहले से पढ़ाई कर रही थी, शादी हुई, बच्ची हो गई, उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, टाइम निकाला, मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ किया। किसी भी इंस्टाग्राम, इन सबको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे दूर रही क्योंकि सिलेक्शन लेना था। क्योंकि टाइम है ना घर के कामों से और ऑफिस, 2018 से अभी तक तो मैं ऑफिस ही जा रही थी, बट सुपरवाइजर में सिलेक्शन होने के बाद मैंने अपना वो वाली जॉब छोड़ दी है। तो उसके बाद यही है कि ऑफिस के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, घर का काम भी किया, सब कुछ मैनेज करके मैंने पढ़ाई की। तो डिमोटिवेट नहीं होना है आप लोगों को। और सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, ऐसा एलडीसी में नहीं होगा तो एमपीएसआई में होगा। जिन्होंने एमपीएसआई का फॉर्म नहीं भरा है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली हैं। और अगर जिनके पास सीपीसीटी है और वो ये फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की और कोई वैकेंसी नहीं, रिजल्ट मतलब वो नहीं देना, एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी 1 साल बाद फिर से ग्रुप 4 आने वाली है सितंबर में, जो कि एसबी के कैलेंडर में है। तो आप आज से ही उसको टारगेट बनाओ। बीच में चाहे कितने भी एग्जाम आए, आपको अपने टारगेट से हटना नहीं है। आपको 2026 ग्रुप 4 का टारगेट अगर बनाना है, अगर आपको ग्रुप 4 में जॉब लेनी है, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए टारगेट बनाना है, आज से ही उसके लिए लग जाओ, अभी से। और जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपको वो हेल्प प्रोवाइड कराऊंगी। और जो भी नोट्स चाहिए मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे टाइम मैनेज करके एमपीएसआई में, उस वक्त का जो एमपीएसआई का सिलेबस था ना, उसमें 70 नंबर की हिंदी आती थी, 30 नंबर की इंग्लिश आती थी, और मैथ्स रीजनिंग 50 मार्क्स का पूरा जनरल जीके। तो मैंने उसमें फोकस किया, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पर। जनरल जीके को मैंने बहुत कम टाइम दिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि जनरल जीके जो है ना वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी, पॉलिटी भी पढ़नी, जीके भी पढ़ना, ये सब बहुत सारा था। तो मैंने सबसे पहले उनको टारगेट किया जो कम टाइम में मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे, मैंने उनको टारगेट किया। तो आपको भी है ना वही स्ट्रेटेजी अपनानी है, जिसमें आपको पता है कि आपकी जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको अगर 20 नंबर का मैथ्स आ रहा है, अगर 20 नंबर की मैथ्स के लिए अगर आपने 1 महीने अच्छे से तैयारी कर ली और आपकी 20 नंबर पूरे आपके हाथ में है, तो आप मैथ्स पर फोकस कीजिए ना कि जीके पे। क्योंकि जीके अगर आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन टपक जाए नहीं पता। इसलिए हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, उनको और बेहतर बनाएं। और जिस पर थोड़ी बहुत है उनको, उनके लिए उनके पीछे ना भागें। तो बस। और सब लोगों से यही पूछ रहे थे कि एमपी एएसआई एलडीसी का कट ऑफ क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी 78 टू 80 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा, और गर्ल्स और बॉयज़ का लगभग सेम ही रहेगा। और ओबीसी 76 से 78, और सेम लगभग ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा, 75 टू 78 मान लीजिए। और एससी का 73 से 75 तक, और एसटी का 71 टू 73। तो ये कट ऑफ रहेगा। और जो भी गर्ल्स हैं वो भी सेम ही नहीं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही मिलेगा। इसमें जो बॉयज़ का कट ऑफ जाएगा वही गर्ल्स का कट ऑफ जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी जो जर्नी है, मैंने आपको पूरा बताया है अपनी जर्नी के बारे में। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में वो मुझसे पूछ लेना। तो वीडियो को बहुत लंबा वीडियो हो गया है आज, और तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।